आज का हमारा वीडियो है स्टाफ हायरिंग के 6 स्टेप्स। मैं बिजनेस कोच सुमित अग्रवाल आई डिजाइन माई लाइफ के टीम से रश्मि हूँ। हायरिंग के 5 प्राइमरी चैलेंजेस होते हैं। पहला, सही आदमी नहीं मिल पाना। कितनी भी कोशिश कर ले सही आदमी नहीं मिलता। दूसरा, कब कितना किस तरह का स्टाफ रखे। तीसरा, जो पहले मिला उसे ही रख दिया लेकिन फिर काम पर असर पड़ने लगा। चौथा, किसी की सिफारिश या रिकमेंडेशन पे रखना और वो सही नहीं निकला। पांचवा, सिलेक्ट किया हुआ आदमी ज्वाइन ही नहीं करता और ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है कि सिलेक्ट किया हुआ आदमी ज्वाइन ही नहीं करता। तो इन चैलेंजेस के लिए हमने ये 6 स्टेप का प्रोसेस बनाया है। स्टेप 1, डिसाइडिंग द हायरिंग यानी हायरिंग प्लान। कब, कैसे, क्यों, किस तरह से हम हायरिंग करें। दूसरा, डिफाइन द जॉब डिटेल्स। जिस रोल के लिए हम हायर कर रहे हैं उसकी जॉब डिटेल्स डिफाइन करना। और जब हम ये जॉब डिटेल्स डिफाइन करते हैं उसके बाद हम इस जॉब को कहाँ कहाँ एडवर्टाइज करें। तीसरा, प्री सिलेक्शन। प्री सिलेक्शन एक फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है जिसके द्वारा आप आए हुए एप्लीकेशंस को फर्स्ट लेवल पे फिल्टर कर दे ताकि आपका समय कायदे के कैंडिडेट्स के साथ बात करने में चला जाए। चौथा, इंटरव्यू एक्टिविटीज। इंटरव्यू एक्टिविटीज को स्केड्यूल करना बहुत ज़रूरी है और ये स्केड्यूल करके उन्हें कंडक्ट करना इक्वली ज़रूरी है। अब जब आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया तो उसके जो फीडबैक्स है उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इनका एक डेटाबेस भी बनाना ज़रूरी है फॉर फ्यूचर यूज़। और ये वीडियो के साथ साथ आपको हम एक वर्कबुक भी दे रहे हैं जिसमें ये सारे 6 स्टेप्स के प्रोसेस के फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे। ये बहुत ही इजी टू अडेप्ट और यूज फॉर्मेट्स है जिसके कारण आप अपने बिजनेस में हायरिंग के लिए एक सिंप्लीफाइड 6 स्टेप्स का प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। हमारी गारंटी है कि अगर आप ये 6 स्टेप्स का प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको हायरिंग करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएंगी। पांचवा, रेफरेंस चेक्स। आपने ये इंटरव्यूज में से जिनको भी शॉर्टलिस्ट किया है उनको ऑफर देने से पहले एक रेफरेंस चेक होना जरूरी है ताकि आप वैलिडेट कर सके कि उस इंसान की जो क्रेडेंशियल्स है यानी उन्होंने जो इंटरव्यू में क्लेम किया है, अपनी एप्लीकेशन में क्लेम किया है, वो कितना हद तक सही है। ये भी एक फिल्ट्रेशन का ही लेवल होता है। यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस में हमने ये देखा है कि कई कैंडिडेट्स यहाँ पे फर्जी भी निकल के आते हैं। ये स्टेप हमने इसलिए रखा है ताकि आपकी कंपनी के अंदर कोई फर्जी कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। और लास्ट स्टेप होता है ऑफर्स और फॉलो अप। जब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स रेफरेंस चेक्स क्लियर करता है तब हम जाके आगे उसको ऑफर देते हैं। अब जब ऑफर देते हैं तो ऑफर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डेट ऑफ ऑफर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बीच में थोड़ा गैप आता है और इस दरमियान कैंडिडेट्स के छूट जाने का डर रहता है या कैंडिडेट्स कहीं और चले जाने का डर रहता है, यानी वो आपका ऑफर लेके किसी और कंपनी में किसी और बिजनेस ओनर के पास जाने की शंका रहती है। तो एक फॉलोअप शेड्यूल बनाना जरूरी है। ये आप वीकली कर सकते हैं, 1 in 15 डेज कर सकते हैं, लेकिन फॉलोअप होना जरूरी है विद द कैंडिडेट। और फॉलोअप इस तरह से बहुत जनरल फॉलोअप होती है ये। तो ये हमारे 6 स्टेप्स है। Step 1, hiring plan. Step 2, define the job details. Step 3, pre-selection. Step 4, interview activities. Step 5, reference checks. और Step 6, offers and follow-ups. आइए देखते हैं Step 1 क्या होता है। Step 1 है डिसाइडिंग द हायरिंग। क्यों हायरिंग करनी पड़ रही है, किस कारण से हायरिंग करनी पड़ रही है। क्या कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है या क्या आपने किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, या क्या आपने एक नया रोल क्रिएट किया है अपनी कंपनी के लिए। ये डिफाइन करना जरूरी है। दूसरा, कौन से एरिया में हायरिंग करनी है, कौन से फंक्शनल रोल में हायरिंग करनी है। तीसरा, क्या अभी कोई है इस रोल में या नहीं। ये पॉइंट तब इंपॉर्टेंट होता है जब यहाँ पे इस रोल में कोई होता हो और वो निकल रहा हो या वो जा रहा हो, उससे हैंडओवर लेना जरूरी रहता है क्योंकि नया कोई आदमी आता है, उसको उस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने में आसानी होती है। चौथा, कब से चाहिए। ये एक टाइम फ्रेम है। हायरिंग के समय एक टाइम फ्रेम डिफाइन करना जरूरी है, नहीं तो क्या है, हम हमेशा ही वो रोल्स ओपन रखेंगे और हमेशा ही ढूंढते रहेंगे वो कैंडिडेट्स के लिए, और इस चक्कर में हमें यह लगता है कि हमारे पास अच्छे आदमी मिल ही नहीं रहे हैं। किसी भी काम के लिए आप जानते हैं, किसी भी काम के लिए हमें एक टाइम फ्रेम मेंशन करना जरूरी है ताकि हम उस काम के गोल को अचीव कर सके।
सिमिलरली यहाँ पे जब हायरिंग की प्लानिंग कर रहे हो तो यहाँ तो हमें टाइम फ्रेम डिफाइन करना जरूरी है कि मुझे कौन से रोल्स कब तक फुलफिल करने रहेंगे, कब तक फिल करने रहेंगे। पांचवा, इस रोल के लिए बजट क्या है और कहाँ से आएगा। यानी आपने क्या इस रोल के लिए पहले से बजट किया हुआ है क्या? तो इसका मतलब ये है कि इस रोल में पहले भी कोई था, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस रोल में उस वो रोल में जो भी उसकी हैंडओवर है वो आपको लेना रहेगा, उसने क्या क्या काम किया है वो आपको इंफॉर्मेशन लेनी रहेगी। या अगर आप एक नया रोल क्रिएट कर रहे हो तो वो कहाँ से आएगा, आपके बिजनेस कैसे उसे सपोर्ट करेगा। तो हायरिंग का प्लान जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि एनुअल रहे, लेकिन कई बार इमीडिएट भी होती है। तो इन आइदर ऑफ द केसेस, यानी अगर एनुअल प्लानिंग रहती है या इमीडिएट रहती है, एक प्लान करके डिफाइन करना जरूरी है कि ये हायरिंग क्या है, हायरिंग क्यों हो रही है, कब होनी चाहिए और इसके लिए बजट कहाँ से आएगा। हमने इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है हमारे वर्कबुक में जो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मेट में हमने डिटेल्स मेंशन किया है। हम सजेस्ट करेंगे आप इसका एक प्रिंट लें। आपको अगर आपकी कंपनी के मुताबिक, बिजनेस के मुताबिक इसमें मॉडिफिकेशंस लेकर आना है तो वो भी आप कर सकते हैं, पर इसमें सारे बेसिक डिटेल्स कवर्ड है, जैसे किस दिन पे ये हायरिंग प्लान बना, किसने बनाया, रोल क्या है, हायरिंग क्यों है, वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। डेट ऑफ अप्रूवल अप्रूव्ड बाय डिसीजन मेकर करता है, यानी कि आप या आपने अगर किसी कोर मेंबर को डिसीजन मेकर बनाया है तो उनसे आप अप्रूव करके वो आपके पास आनी चाहिए फाइनली अप्रूवल के लिए। तो ये आप हमारे वर्क में फाइंड कर सकते हैं और इससे आप अपना हायरिंग प्लान पूरा डिसाइड करके फ्रेम कर सकते हैं। तो हमने अभी बात की हायरिंग प्लान की, अब हम जाते हैं डिफाइन द जॉब डिटेल्स पे। डिफाइन द जॉब डिटेल्स मानी हम ये जॉब जो है जिसके बारे में हमने हायरिंग प्लान क्रिएट किया है उसको पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। पहला, ये जॉब क्या है, माने इसका डेजिग्नेशन क्या है। दूसरा, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे डिजाइन करें। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये रहता है कि आप इस डॉक्यूमेंट में डेजिग्नेशन किसे रिपोर्ट करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके पास जो स्किल सेट्स होनी चाहिए और लोकेशन, टाइमिंग वगैरह सारी डिटेल्स आप डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, आइडियल कैंडिडेट कौन है। आइडियल कैंडिडेट वो होता है जो आपके ये जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से 100% फुलफिल करता है। तो अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है तो पहले आप इस पे काम करें कि इस रोल के लिए मुझे आइडियल कैंडिडेट कौन चाहिए, और वहां से आप ये जॉब डिस्क्रिप्शन डिजाइन कर सकते हैं। एक बात बताना चाहूंगी, आइडियल कैंडिडेट करके कोई होता नहीं है, ठीक है। हमारे पास अगर इवन 90% फिटमेंट का कैंडिडेट आता है और अगर उसके अंदर चाह है, इच्छा है आगे सीखने की, ट्रेन होने की, तो हमें आइडियली उसे रखना चाहिए। इसीलिए ताकि हमें पता है कि हम उसे ट्रेन करके उस लेवल पे लेकर आ सकते हैं, आइडियल कैंडिडेट के लेवल पे लेकर आ सकते हैं और फिर हम उनसे काम करवा सकते हैं। तो हमने सेकेंड पॉइंट कवर किया, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे डिजाइन करें। अब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन तो क्रिएट कर लिया, अब ये जॉब कहाँ कहाँ एडवर्टाइजमेंट या प्रचार करे ये इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों को पता चले कि आपकी कंपनी में ऐसा एक रोल ओपन है। अलग अलग तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट करने के, या तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं, जैसे जो कई बार बहुत सारे कंपनीज यूज करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस यूज कर सकते हैं। अगर आप लोकल टैलेंट चाह रहे हैं तो आप लोकल पेपर्स या लोकल मीडिया में पब्लिश करवा सकते हैं। और अगर ये रोल बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रोल है जो आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क से या आपके पर्सनल नेटवर्क से आपको मिले, ताकि लोगों को क्लैरिटी मिले कि इस रोल में क्या क्या है, और आपको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे किस किस्म का आदमी चाहिए। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है कि इस रोल में कब तक हायरिंग करना है। मैंने ये बात हायरिंग प्लान में बताया था कि टाइम फ्रेम डिसाइड करना जरूरी है कि हमें कब तक आदमी चाहिए, नहीं तो क्या है, हम ढूंढते ही रह जाएंगे और रोल में कभी कोई आदमी बैठेगा ही नहीं और हमारा बिजनेस ग्रोथ और बिजनेस प्लान पे सारे इम्पैक्ट हो जाएंगे और हम ढूंढते ही रह जाएंगे आदमी को और हमारा पूरा बिजनेस प्लान और बिजनेस फंक्शंस पे इम्पैक्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस के लिए, डिफाइन जॉब डिटेल्स के लिए हमने वर्कबुक में जॉब डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट बना के दिया हुआ है। ये एक बेसिक फॉर्मेट है, इसमें आप एडिशंस और एडिशंस भी कर सकते हैं जैसे आपके बिजनेस के मुताबिक, पर इसमें सारे मेन पॉइंट्स कवर्ड हैं। और इसमें इसमें अगर आप देखें सारे मेन पॉइंट्स कवर्ड है, जैसे डेजिग्नेशन, कितने जनों को एम्प्लॉय करना है, रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, स्किल्स क्या है, लास्ट डेट ऑफ हायरिंग क्या है, सैलरी रेंज क्या है,
ये सारा हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है। तो ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट, दैट इज डिफाइन द जॉब डिटेल्स। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है प्री सिलेक्शन। प्री सिलेक्शन एक फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है, ताकि जितनी भी एप्लीकेशंस आते हैं आप उन्हें पहले ही नज़र में देख के डिसाइड कर सकते कि ये शॉर्टलिस्ट करें या रिजेक्ट करें। पर ये शॉर्टलिस्ट करने का और रिजेक्ट करने की क्राइटेरिया बहुत क्लियर होने चाहिए। एप्लीकेशंस जितने भी आते हैं उनको जल्द से जल्द बात करेंगे तो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर हम एप्लीकेशंस को बहुत समय के बाद बात करेंगे तो कैंडिडेट भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया होता है और वो इंटरेस्ट भी खो देते हैं। इसलिए हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप 24 से 28 घंटे के अंदर के एप्लीकेशंस में जो शॉर्टलिस्ट किए हुए कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करें या उनको एंगेज रखें। उनको या तो मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या इंटरव्यूज के लिए डायरेक्टली बुला सकते हैं। जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं वो आपको मॉनिटर करना ज़रूरी है। मॉनिटर इसलिए करना ज़रूरी है ताकि आप ये जान पाए कि क्या मैंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया है वो कितना करेक्ट है, क्या मुझे सही किस्म के एप्लीकेशंस आ रही है। अगर एप्लीकेशंस की तादाद ज़्यादा रिजेक्शन की तरफ जा रही है, माने आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ तो चेंजेस आपको करनी रहेंगी। आप काफ़ी सारे शॉर्टलिस्ट कर पा रहे हैं तो ये और अच्छी बात है, माने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन काफ़ी हद तक लोगों को क्लियर है। जितने भी जॉब एप्लीकेशंस आएंगे उनकी एक डेटाबेस बनाइए। डेटाबेस बनाने की ज़रूरत ये रहती है जब ही हमें आगे के लिए प्लानिंग करनी है, हायरिंग की प्लानिंग करनी है, और अगर वही रोल आया तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है इन बाकी कैंडिडेट्स को रीच आउट करने के लिए। दूसरा, एडवर्टीजमेंट और प्रचार में जो समय और जो कॉस्ट रहता है उसको हम बचा सकते हैं अगर हमने एक डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया हो। यहाँ पे एक पॉइंट जरूर बताना चाहूंगी कि डेटाबेस में एप्लीकेशन 6 महीने से ऊपर होता है तो पुराना हो जाता है, और यहाँ पे चांसेस है कि शायद से कैंडिडेट ने कहीं और नौकरी करने शुरू कर दी हो। तो थोड़ा सा आप डेट वाइज डेटाबेस बनाना शुरू करें ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि अच्छा इस समय इस रोल के लिए इतने सारे एप्लीकेंट्स आए थे, इतने सारे हमने शॉर्टलिस्ट किए थे, बाकी लोग बाकी सारे रोल्स में यहाँ फिटमेंट करें। एक डेटाबेस जब बनता है तो हमारे लिए टाइम और कॉस्ट दोनों बच जाता है। तो हम इसका फॉर्मेट वर्कबुक में इस प्रकार से है। ये है प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर्मेट, यानी यहाँ पे आप या तो खुद से या जो हायरिंग मैनेजर है उनसे ये चीज़ें भरवा सकते हैं। डेट, रोल अप्लाइड, एप्लीकेंट का नाम, कहाँ से है, लोकेशन क्या है, मोबाइल नंबर, और एप्लीकेंट कहाँ से आया, मानी वो जो एडवर्टाइजमेंट है क्या एडवर्टाइजमेंट से आया है, डायरेक्टली वॉक इन किया है या किसी के रेफरेंस है, कहाँ से आया वो है एप्लीकेशन केम फ्रॉम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, स्किल नंबर 1, 2, 3, 4, और उसको आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उस रोल में कौन से किस्म के स्किल्स चाहिए। और अंत में शॉर्टलिस्टेड या रिजेक्टेड, दैट इज फर्स्ट लेवल। एप्लीकेशन देख के आपने उनको शॉर्टलिस्ट किया या रिजेक्ट किया। तो ये हुए हमारे प्री सिलेक्शन यानी प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल्स। यहाँ अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे, और वो है इंटरव्यू एक्टिविटीज। इंटरव्यू एक्टिविटीज क्या होता है? इंटरव्यू एक्टिविटीज ये रहता है कि हम यहाँ पे प्लान करते हैं इंटरव्यू कौन लेगा और कितने लेवल्स की होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है रोल पे। अगर आपका कोई सेल्स का रोल हो तो दो लेवल्स आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को टेक्निकली रखा हो तो 3 से 4 लेवल्स की होती है। तो हर एक रोल के मुताबिक आपको प्लान करना रहेगा कि कितने लेवल्स के इंटरव्यूज होने चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे एप्लीकेंट्स आए और आपने जैसे उनको शॉर्टलिस्ट किया, 24 से 28 घंटे के अंदर आप उनको एंगेज रखें। या तो आप फोन पे बात करें या उनको मैसेज भेजें या ईमेल करें या उन्हें आप डायरेक्टली इंटरव्यू पे बुला लें, ताकि कैंडिडेट का इंटरेस्ट हाई रहे और वो आपकी कंपनी में ज्वाइन करने में इच्छुक हो। इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे डिसाइड करते हैं? इंटरव्यू का प्रोसेस डिसाइड होता है उस रोल के मुताबिक। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर सेल्स का रोल है तो सेल्स के रोल के लिए आप 2 लेवल्स या 2 प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं कि पहले जो सेल्स मैनेजर है, रिपोर्टिंग मैनेजर है, वो इंटरव्यू ले ले, और दूसरा एक HR राउंड आप ले सकते हैं। अगर किसी टेक्निकल इंसान को रख रहे हैं तो पहले टेक्निकल राउंड रख लीजिएगा। टेक्निकल राउंड डिपेंड करता है 1 या 2 रख सकते हैं, और उसके बाद आप पर्सनल राउंड रख सकते हैं। तो इंटरव्यू का प्रोसेस हर उस रोल के मुताबिक रहेगा जिस रोल के लिए आप लोगों को हायर कर रहे हैं। इंटरव्यू के फीडबैक्स को कलेक्ट, शेयर,
सेव और मॉनिटर क्यों करना चाहिए, ताकि आपके पास मॉनिटरिंग रहे कि हमने इस रोल के लिए कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, कितने लोगों को इंटरव्यू लिया, कितने लोगों के फीडबैक्स मिले, कितने लोगों के फीडबैक्स अच्छे निकले, और हमारे पास पोटेंशियल लिस्ट है अच्छे कैंडिडेट्स की। मॉनिटर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ये देख पाएँ कि क्या इंटरव्यू सही तरीके से चल रहा है, फीडबैक्स जो है वो फीडबैक्स फॉर्म जो है वो सही तरीके से भर पा रहे हैं। फीडबैक ज़रूरी इसलिए भी है कि कई बार हम प्रोफेशनली इंटरव्यूज़ नहीं लेते हैं। सिर्फ एक छोटे से बातचीत से, मुलाकात से डिसाइड करते हैं, पर वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि वो कैंडिडेट कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर्टिकुलर स्किल सेट में, या वो कितनी स्किल्स रखते हैं इस पर्टिकुलर जॉब रोल को करने में। तो ये फीडबैक्स को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये फीडबैक्स को शेयर करनी भी ज़रूरी है। अगर आपका एक बड़ा टीम है जो इंटरव्यू प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो जो भी इंटरव्यूअर है उन्हें इस टीम के कोर टीम मेंबर्स के साथ इंटरव्यू की फीडबैक शेयर करनी ज़रूरी होती है, ताकि सब एक ही पेज पे हो और सबको पता रहे कि हमने कितने कैंडिडेट से इंटरव्यूज किए और कितने कैंडिडेट्स को हम आगे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। कैंडिडेट की इंटरव्यू फीडबैक फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है। ये आप हर एक कैंडिडेट के लिए इंडिविजुअल रखें और यहाँ पे सारी डिटेल्स कैप्चर हो रहे हैं। इसमें आप और भी डिटेल्स डाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रोल दैट यू आर हायरिंग फॉर, और यहाँ पे आप उसके फाइनल पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि शॉर्टलिस्टेड है, पॉसिबल डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, करंट सैलरी क्या है और एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। तो ये हुआ हमारा 4th पॉइंट, दैट इज इंटरव्यू एक्टिविटीज। अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे, रेफरेंस चेक्स। रेफरेंस चेक्स क्या होते हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया था, रेफरेंस चेक्स एक कैंडिडेट के आईडी और क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट करता है। रेफरेंस चेक्स इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हमें पता चले कि कैंडिडेट ने जो भी क्लेम किया है अपने एप्लीकेशंस में वो सही है। यहाँ से आपको बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट्स निकल के आ जाए। यहाँ से ये एक फिल्ट्रेशन पॉइंट भी है कि फर्जी कैंडिडेट्स को निकालने के लिए। कई बार हमारे बिजनेस ओनर्स ये चीज़ फेस करते हैं कि कैंडिडेट ने जो बोला होता है इंटरव्यू में और जो एक्चुअल में जो काम कर रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कई कैंडिडेट्स जो क्लेम करते हैं कि हमें ये स्किल्स आते हैं, वो स्किल्स आते हैं, जब असलियत पे उतर आते हैं तो काम उनसे नहीं हो पाता, क्योंकि उनके अंदर वो स्किल्स है ही नहीं। तो रेफरेंस चेक से एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि क्या उनके एक्सपीरियंसेस, क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उनके बैकग्राउंड्स, उनके जो आईडीज वो सही है या नहीं है। कितने किस्म के रेफरेंस चेक्स होते हैं? अनेकों तरीके के रेफरेंस चेक्स होते हैं। डायरेक्ट कॉल, आप कैंडिडेट से रेफरेंस मंगवाइए और उनसे बात कर सकते हैं, या आप एक एजेंसी को हायर करें जो ये काम करते हैं, या आप अपने नेटवर्क से पूछ सकते हैं। अगर कैंडिडेट नेटवर्क से आए हैं आपके तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो रेफरेंस चेक्स अलग अलग किस्म के होते हैं और रेफरेंस चेक्स को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके पास डॉक्यूमेंट रहे कि आपने जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनकी किस किस्म की रेफरेंस चेक्स ली है। रेफरेंस चेक्स की डिटेल्स शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के साथ कैसे शेयर करें? रेफरेंस चेक्स के जो फॉर्मेट है वो शेयर करनी ज़रूरी है, क्योंकि ताकि कैंडिडेट आपको सारे डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करे जिससे उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी एप्लीकेशन की वैलिडिटी हो। ये आप ईमेल के द्वारा शेयर कर सकते हैं या उन्हें एक फिजिकल हार्ड कॉपी दे सकते हैं जब वो इंटरव्यूज में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, और उनसे उसी टाइम इंटरव्यू के टाइम ही आप भरवा सकते हैं। रेफरेंस चेक्स के डॉक्यूमेंट्स का डेटाबेस कैसे बनाएं? ये आप अपने सिस्टम में बना सकते हैं, या फिर आप एक हार्ड कॉपी के फोल्डर्स मेंटेन कर सकते हैं। हमारा रिकमेंडेशन है कि अगर आप हार्ड कॉपीज का फोल्डर भी मेंटेन कर रहे हैं तो उनको स्कैन करके आपके सिस्टम पे रखें, क्योंकि आज की दुनिया, जब पूरी दुनिया डिजिटाइज हो गई है, तो ये प्रोसेस भी डिजिटाइज करें तो आपके लिए आसानी रहेगी वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स को फ्यूचर में देखने के लिए। रेफरेंस चेक के फॉर्मेट्स इस तरह से है। ये फॉर्मेट आप कैंडिडेट के साथ, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के साथ या तो इमीडिएटली शेयर कर ले एज अ हार्ड कॉपी जब वो इंटरव्यू के बाद जब आप उनसे बात कर रहे हो, या फिर आप जैसे इंटरव्यू होने के बाद आप उनको ईमेल कर दे और उनसे कहिए कि सारे फॉर्म डिटेल्स भरे और आप जितने भी प्रूफ्स मांगे हैं उसके सारे के सॉफ्ट कॉपीज आपको प्रोवाइड करें। तो इसमें सारे डिटेल्स कैप्चर होते हैं, जैसे कैंडिडेट का नाम, कहाँ से है, एड्रेस क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, करंट रोल क्या है, करंट कंपनी क्या है, प्रीवियस कंपनी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है,
रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 ये होते हैं कि आप मतलब या तो उनकी इमीडिएट सुपीरियर्स का रेफरेंस मांग सकते हैं। हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि एक सुपीरियर और एक टीम मेंबर का आप रेफरेंस मांगे। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और जो बाकी आईडी प्रूफ्स हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। इसमें भी आप चेंजेस लेकर आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस रोल के लिए आप हायर कर रहे हैं, और एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट आप पूरे कंपनी की हायरिंग के लिए, पूरे कंपनी में जितनी भी फंक्शंस की हायरिंग है उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने जो दिया हुआ है बहुत ही बेसिक फॉर्मेट है। एज आई सेड, इसमें आप चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो हमने अभी तक बात की है हायरिंग का प्लान, जॉब डिटेल्स की डेफिनेशन, प्री सिलेक्शन फिल्ट्रेशन क्राइटेरियाज, इंटरव्यू एक्टिविटीज की शेड्यूलिंग, रेफरेंस चेक्स की पूरी प्रोसेस, और अंत में हम आते हैं ऑफर्स और फॉलोअप्स। ऑफर में यहाँ पे ऑफर्स और फॉलोअप्स में ये होता है कि हम ऑफर कब दें किसी कैंडिडेट को, कब अपॉइंटमेंट शेयर करनी चाहिए, कब अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जल्द से जल्द आप रीच करें ताकि आप उसे अपॉइंट कर पाए, ताकि वो इंटरेस्ट दिखाए, ताकि वो कमिट कर दे कि वो आपकी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए तैयार है। जैसे इंटरव्यू हो जाए 24 से 28 घंटे के अंदर आप कैंडिडेट को रीच आउट करके बता दें कि क्या वो सिलेक्टेड है या रिजेक्टेड है। दोनों केसेस में कैंडिडेट को बताना बहुत जरूरी है ताकि कैंडिडेट आगे की प्लानिंग कर सके। अब यहाँ पे आती है सेकंड पॉइंट, कब ऑफर डिटेल्स शेयर करनी चाहिए और किस फॉर्मेट में। हर एक कंपनी का अपना अलग एक अपॉइंटमेंट लेटर का फॉर्मेट होता है, पर ये फॉर्मेट मेंटेन करना जरूरी है, और जैसे जैसे चेंजेस आती है वैसे वैसे इसको चेंज भी करना जरूरी है। ऑफर डिटेल्स आपको, जैसे मैंने बताया, 24 से 28 घंटे के अंदर शेयर करनी चाहिए, और एक हार्ड कॉपी में भी शेयर होनी चाहिए और एक ईमेल में भी शेयर होनी चाहिए। अगर ऐसे कोई रोल्स है जहाँ पे ईमेल फॉर्मेट में शेयर नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आप एक हार्ड कॉपी में उसे शेयर कीजिए, पर इसे शेयर जरूर कीजिए। इस अपॉइंटमेंट लेटर पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के सिग्नेचर्स भी होने चाहिए कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है आपके टर्म्स और कंडीशंस। ऑफर एक्सेप्टेंस का कंफर्मेशन कैसे और कब लें। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी भेजी है तो 24 घंटे के अंदर ही आप कंफर्मेशन ले लें, ताकि कैंडिडेट को ये ऑफर लेके कहीं इधर उधर दूसरी जगह पे देखने की इच्छा ना जागृत हो। अगर आप हार्ड कॉपी दे रहे हैं तो उसी समय कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से पढ़वाइए वो, ताकि सारे टर्म्स और कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट के देखे और उसी समय एक्सेप्टेंस ले लीजिएगा, वो हार्ड कॉपी पे साइन करके दे। अब हम आते हैं फॉलोअप्स क्या होता है, कैसे करें। कई बार ऐसे होता है कि कैंडिडेट इमीडिएटली ज्वाइन नहीं कर पाता है, उसको थोड़ा समय देना रहता है, या तो 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना या 2 महीने का नोटिस पीरियड रहता है। ये नोटिस पीरियड्स ऐसे रहते हैं, ये नोटिस पीरियड तब देने होते हैं जब कैंडिडेट कहीं और काम कर रहा होता है, कहीं वहां पे उसको अपनी नौकरी रेजिग्नेशन देना रहता है, और जो भी काम अब तक उसने किया है उसकी डिटेल सबमिट करनी रहती है। तो ये टाइम फ्रेम में कई बार ऐसे भी होता है कि कैंडिडेट दूसरी जगह भी नौकरी तलाश करना शुरू करता है, और यहाँ पे चांस ये है कि वो आपका ऑफर लेके दूसरी जगह जाके निगोशिएट करे। इसीलिए कैंडिडेट को एंगेज रखने के लिए हमें कायदे की फॉलोअप्स करने रहते हैं। फॉलोअप का शेड्यूल आप डिसाइड कर सकते हैं रोल के मुताबिक। हमारा रिकमेंडेशन है कि जब तक कैंडिडेट ज्वाइन ना करे हफ्ते में एक बार जरूर फॉलोअप होना चाहिए, या तो डायरेक्ट फोन कॉल से अपने टीम में आपके जो हायरिंग मैनेजर है या एचआर मैनेजर है उनसे फोन कॉल करवाइए, या आप खुद फोन कॉल करके बात कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि कैंडिडेट कितना एंगेज्ड है, कितना इच्छुक है आपकी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, और वो सीरियसली ज्वाइन करेगा कि नहीं। अगर यहाँ पे सिचुएशन ऐसा आता है कि आपको पता चल जाता है कि कैंडिडेट सीरियस नहीं है ज्वाइन करने में, तो आपके पास बैकअप क्रिएट करने का टाइम फ्रेम मिल जाता है। वैसे भी आपने स्टेप 1, 2, 3 तो कर लिए होते हैं, अब बस आपको यहाँ पे इंटरव्यू में वापस करना रहता है, क्योंकि प्री सिलेक्शन में आपको थोड़े तो कैंडिडेट्स की लिस्ट मिल गई होती है, तो आप वापस इंटरव्यू एक्टिविटीज रिस्टार्ट कर सकते हैं। और इस सिनेरियो में जब तक वो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तब तक आप एक बैकअप क्रिएट करके रख सकते हैं। अगर इस सिचुएशन में ऑफर रिजेक्शन होता है या नो शो के सिचुएशंस होते हैं, तो आपने कम से कम बैकअप क्रिएट करके उसको इमीडिएटली ऑफर कर दिया, ताकि आपका उस रोल में उसी टाइम फ्रेम के अंदर आप एक आदमी को अपॉइंट कर सकते हैं। अब जितनी भी ये प्रोसेस है
इन सारी चीज़ों की हायरिंग डेटाबेस मेंटेन होनी चाहिए ताकि आप मॉनिटर कर सके क्या आप और आपके टीम ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैंडिडेट की ऑफर की डिटेल्स वर्कबुक में कुछ इस प्रकार से दिए हैं। ये एक डिटेल है, कैंडिडेट का नाम, रोल क्या दिया, कब दिया, सैलरी क्या दी, रेजिग्नेशन कब दिया, प्रूफ क्या दिया उन्होंने रेजिग्नेशन का, हार्ड कॉपी है या ईमेल कॉपी है, क्या रेफरेंस चेक सारे क्लियर है कि कोई पेंडिंग है, क्या सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस चेक्स में जो मांगे थे वो मिल गए हैं आपको, क्या कैंडिडेट ने ऑफर एक्सेप्ट किया हुआ है, क्या उन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताया हुआ है, और जो भी एडिशनल नोट्स है कैंडिडेट के बारे में। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है, इसमें एडिशंस आप और भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो रोल आप ऑफर कर रहे हो। ये हायरिंग डेटाबेस आपके स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे 6 स्टेप्स का फॉर्मेट से डिटेल्स है, उनका मिलके आपका हायरिंग डेटाबेस बनता है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप एक ही जगह पे एक ही डेटाबेस बनाएं तो आपके लिए वो रेफरेंस पॉइंट्स हो जाते हैं, जो आपका काम, हायरिंग का काम काफी आसान कर देता है। तो ऑफर एंड फॉलोअप्स के बारे में हमने जो बात की, इसका एक फॉर्मेट हमने वर्कबुक में बताया है। ये जो फॉर्मेट है, इसमें हम कैप्चर कर रहे हैं कि हमने कौन से कैंडिडेट को कब ऑफर दिया, कब सैलरी दी, क्या डिटेल्स हमने कलेक्ट किए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है और कोई एडिशनल नोट्स क्या है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो और इसके साथ जुड़ा हुआ वर्कबुक आपको काफी लाभदायी होगा। आप अपने बिजनेस के लिए एक सिंप्लीफाइड लेकिन गारंटीड रिजल्ट्स देने वाला 6 स्टेप का हायरिंग प्रोसेस क्रिएट कर पाएंगे, जिससे आपको कभी भी हायरिंग के समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिससे आपको उस रोल के लिए अच्छे लोग मिल पाएंगे, कब लोग मिलेंगे और आप अपने बिजनेस को इत्मीनान से आगे की तरफ, ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है।
या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।